Hello, my dear IAS aspirant, all civil service aspirants. Good evening to all of you. So friends, कल हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट कंप्लीटली और आज के टॉपिक में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. व्हाट इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये एनिमरेट की गई है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और ये आर्टिकल 36 टू 51 तक डील करती है. Once again, I repeat it, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनिमरेटेड करती है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल 36 टू 51 डील करती है. और इसका फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी करके बारो किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्रॉप किया. ये एज ए प्रिंसिपल ऑफ द नॉवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको डिस्क्राइब किया था कि इट इज़ ए नॉवल एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स कंटेन करता है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की. एंड it is the soul of the constitution. What is the soul of the constitution? Yesterday I had described with you article 32 constitutional remedies जो है वो soul of the constitution माना जाता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब किया जाता है ये कॉन्शियस और फंडामेंटल राइट जो है ये दोनों कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माने जाते हैं. तो इन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी नॉवेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉवल फीचर्स एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और पार्ट 4 में ये कॉन्स्टिट्यूशन के डील करता है और आर्टिकल 36 टू 51 में डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डिफरेंट हैं कंपैरेटिवली द कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ state policy from other countries. So what is the features of the direct principle of state policy of Indians? So ये फ्रेज है, एक टाइप का फ्रेज, इसको हम मानते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये डिनोट करता है किसको? आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड. आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating the policies and enacting laws. जब भी कोई कानून या लॉ फ्रेम करना होता है तो हम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं. भारत सरकार को इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पालन करना होता है. These are the constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters. On the three organs of the government जितने भी हैं इनको ये recommendations, ये instructions accept करनी पड़ती है, legislature को भी, executive को भी and एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सबको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है. ये टर्म आर्टिकल 36 और पार्ट 4 में डिस्क्राइब की गई है कॉन्स्टिट्यूशंस के. और इसका मीनिंग जो पार्ट 3 में अगर हम देखें जो डील करता है फंडामेंटल राइट को, और इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया लेजिस्लेचर्स, executive organs of the central and state government, all local authorities and all other public authorities in the country. ये फर्स्ट फीचर था फ्रेंड्स. सो सेकेंड फीचर जो है इसका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो क्या एक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन माना जाता है ये, और ये क्या इन्यूमरेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो हमने ड्रॉप भी किया गए थे कुछ, वहाँ से भी बारो करके प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं. और ये
रिजेंबल करता है इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एन्यूमरेटेड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो वर्ड हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये माने जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेल्फ इसको डिस्क्राइब किया है कि इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच शुड बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गन सिस्टम लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ये फॉलो करने पड़ते हैं, पालन करना पड़ता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में जो बेसिक रूल्स हैं, ये लॉ फ्रेम करते टाइम्स इसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट यानी एसेंशियल्स माना जाता है। ये इशू किया गया था तब बिफोर इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी इसका डिफाइंड है, और गवर्नर जनरल एंड टू द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, ये बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना के दिया था, और अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको रखा गया था। और what is called, that is the directive principle of state policy. This is the directive principles is merely another name for the instrument of instructions. उस समय इसको instrument of instructions कहा जाता था। The only difference is that वो क्या है, they are instruction to legislature and the executives. The only instructions किसको, it is the instructions given to the legislature and the executive. एंड थर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फीचर्स क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है वेरी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम को फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेसी, फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को। वंस अगेन माय डियर सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आई रिपीट इट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बहुत बड़ी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है, डिफाइन करता है, और वो क्या है, ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसका एम जो है वो रियलाइज किया जाता है हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को, जो आउटलाइन किया गया था किसमें, इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के। एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, दैट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर मैंने आपको बिगनिंग में लेक्चर्स में ये डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, it is the basic features of the constitutions which are defined in the preamble of the constitutions, और ये आउटलाइन किए गए हैं प्रियम्बल्स के अंदर। ये इसका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट करती है इनको, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल्स, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को प्रमोट करता है। और ये रियलाइज किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर एवरी सिटीजन्स को सोशल जस्टिस और लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी पर उनको हर तरीके का जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ये भी डिफाइन किया जाता है कि इंडिया स्टेट जो है, इट इज़ नॉट ए पुलिस स्टेट, इट इज़ ए वेलफेयर स्टेट, एंड नॉट दैट ए पुलिस स्टेट, इट इज़ ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर मीन्स यहाँ पर लोग अपने चॉइस से गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम है, वोट देने का अधिकार है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में अपॉइंट करवाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को पार्लियामेंट हाउस में। और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, मॉडर्न वाइब्रेट डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में प्रिवेल करता है, और यही डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वेलफेयर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री के लिए काम करता है। पीपल्स की वॉइस, पीपल का जस्टिस, पीपल का सोशल इकोनॉमिक फ्रेटर्निटी को कंसीडर किया जाता है, और पीपल्स की डेवलपमेंट पे पीपल की चॉइस के अकॉर्डिंग सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी मार्शल लॉ एंड पुलिस रूल्स स्टेट में नहीं लगाया जाता है। एवरी पर्सन हैज़ ए कंप्लीट फ्रीडम टू
gain the justice according to this fundamental right and consider their direct principle of state policies to the parliament, house, legislative assemblies during the framework or designment of the new laws in the country or the provinces. So fourth features of the direct principle of state policies. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रेंड्स ये फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है, एक तरह इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट इज ए जस्टिसाइबल। आपके फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन, चाहे वो वोमेन और मैन हो, कहीं पर भी उनके फंडामेंटल राइट जब वायलेट होते हैं तो उनको आप अपने जस्टिस के लिए कोर्ट्स में, जुडिशियल सिस्टम में रेमेडीज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आपको आर्टिकल 226 एंड 32 में डिफाइंड है। ये जस्टिसाइबल है फंडामेंटल राइट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये नॉन जस्टिसाइबल है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉन जस्टिसाइबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसका नेचर ये है कि ये नॉन जस्टिसाइबल है और इसको दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। अगर ये वायलेट होती हैं तो इसको लीगली कोर्ट एनफोर्सेबल नहीं कर सकता। इसीलिए गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल है, स्टेट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, वो कैन नॉट कंपेल टू इम्प्लीमेंट देम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द ग्राउंड पर रखी गई है। वो कंपेल नहीं की जाती किसी भी सिटीजन्स को या किसी भी अथॉरिटीज़ को, किसी के ऊपर किसी के ऊपर इसको एनफोर्सेबल नहीं किया जाता, कंपेल नहीं किया जाता कि आप इसको करें ही करें। बट कभी ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 में इटसेल्फ खुद कहता है कि ये प्रिंसिपल जो है आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है। यानी ये प्रिंसिपल जो बनाए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ में, ये कंट्री में गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए फेवरेबल माने जाते हैं। यानी ये फंडामेंटल है, ये बेस है, ये ग्राउंड है जिनके ऊपर गवर्नेंस किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट भी बनती है कि इसको अप्लाई कर लेना चाहिए इन प्रिंसिपल्स को जब कोई भी गवर्नमेंट रूल्स में आती है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस में हो। उन सब गवर्नमेंट्स को जब भी कोई कानून बनाना होता है तो इन प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ लॉ। This is the four principles of the directive principle of state policy. And the final principle, what is the features of the final directive principle of state policy? ये directive principle of state policy, in fact, it is non-justiciable in nature, but ये helps करती है कोर्ट को to examine करने में, determining करने में constitutional validity of a law. इनफैक्ट ये नॉन जस्टिसाइबल ज़रूर है, बट कोर्ट को हेल्प करती है, जुडिशियल सिस्टम को हेल्प करती है एग्जामाइन करने में, डिटरमाइन करने में कि जो लॉ बनाया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रखता है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड, एक रूल जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टाइम पर, काफ़ी समय, कि डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, if a court finds that the law in question seeks to give effect to directive principle, it may consider to a directive principles। अगर कोर्ट ये मानता है कि ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल में डिटरमाइन किया जाता है कि ये लॉ वैलिड है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है, लॉ इन क्वेश्चन, ये सीख किया जाता है और इसका फैक्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में मद्देनज़र रखकर इसको माना जाता है। जैसे कि कंसीडर किया गया कि लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14। व्हाट इज आर्टिकल 14? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब इक्वल हैं, आर्टिकल 14। और दूसरा आर्टिकल 19,
क्या है? आर्टिकल 19 इज़ द राइट टू फ्रीडम। 6 फ्रीडम आपके आर्टिकल 19 में आते हैं। तो ये सब कंसिडर किए जाते हैं, वैलिडिटी ऑफ द लॉ। और इसी तरीके से सेव किया जाता है ऐसे कानून से इनको जो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ में होते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वाइड होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते हैं, उनको कोर्ट्स जो है नहीं एक्सेप्ट करता, यानी कोर्ट उनको लीगैलिटी नहीं मानता। Now, what is the types and classifications of the direct principle of state policies? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारी क्लासिफिकेशंस की गई थी और इनको डिफरेंट आइडियोलॉजी के तौर पर क्लासीफाई किया गया था। इसकी क्लासिफिकेशंस 3 क्लासिफिकेशंस में रखा गया था इनको, और वो क्या थी? ये 3 क्लासिफिकेशंस एज ए प्रिंसिपल के तौर पर एक्सेप्ट किए जाते हैं इंडिया के अंदर। जब भी कोई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क करना हो, कोई न्यू लॉ क्रिएट करना हो या मेक डिज़ाइन ए लॉ करना हो लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में, तो ये प्रिंसिपल्स ज़रूर फॉलो किए जाते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? द फर्स्ट इज़ द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सेकंड द गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये 3 प्रिंसिपल जो हैं ज़रूर फॉलो किए जाते हैं। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस प्रिंसिपल्स। सो फ्रेंड्स, ये 3 प्रिंसिपल जो ऐसे हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल जो है, जो प्रमोट करता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल फर्स्ट है, और वो क्या प्रमोट करता है? सोशलिस्टिक फ्रेम, यानी सोशल आइडियोलॉजी को। तो सोशल आइडियोलॉजी में हम जो फ्रेम करते हैं, ये सोशलिस्टिक स्टेट है, एम टू प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है। ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में डिज़ाइन फ्रेम किया गया है और इसको फॉलो किया जाता है, इस प्रिंसिपल को। उसमें आर्टिकल 38 डील करता है इनके कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर परमिटेड by justice, social, economic and political and to minimize inequality। ये आर्टिकल 38 में सोशलिस्ट प्रिंसिपल में रखा जाता है। आर्टिकल्स 39 में जो रखा जाता है वो फ्रेंड्स सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है कि राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, एंड बी में है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और prevention of concentration of wealth and means of production, and equal pay for equal work। most important, equal pay for equal work for men and women, ये आर्टिकल 39 में डील करता है। एंड द लास्ट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज आल्सो डिफाइंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आर्टिकल 39, एंड 39A डील करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रमोट फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 41 डील करता सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के राइट को, कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ये आर्टिकल 41 में डील करता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। और 42 आर्टिकल डील करता है टू मेक प्रोविजंस। कौन से प्रोविजन बनाए जाते हैं? जैसे कि ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, human conditions for work and maternity leave। article 42 deal, that is the socialist principles। आर्टिकल 43A डील करता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के इस पॉइंट को, कि इसमें सिक्योर किया जाता है लिविंग वेजेस को, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स को। ये आर्टिकल 43 में डील किया जाता है। आर्टिकल 43A डील करता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के इस पॉइंट को, दैट इज द पॉइंट इज टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the management of industries। This is also a socialist principle। 43A deals with it। So our final point is the 47 article deals। ये क्या डील करता है? To raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public wealth, sorry, and to improve public health। So it described under article 47। गांधीयन प्रिंसिपल गांधीयन आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। और गांधीयन आइडियोलॉजी क्या है? सबसे बड़ी बात स्वच्छता, जो आज कंटेम्प्रेरी टाइम में प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काफ़ी ज़ोर से, काफ़ी एम्पावर कर रहे हैं स्वच्छता को, यानी क्लीन मिशन इंडिया को।
वो गांधीयन प्रिंसिपल्स भी रहा है, जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर भी रहता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये क्या ऑर्डर करता है? टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी, टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी। और गांधी के क्या ड्रीम थे? टू रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन enunciated by Gandhi during the national movement। और नेक्स्ट सम ऑफ हिज आइडियाज़, और वो क्या आइडियाज़ थे? जैसे आर्टिकल 40 में, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड endow them with the necessary powers and authority to enable them to function as units to self government। ये आर्टिकल 40 में डील करता है पंचायती राज, गांधी जी का ड्रीम्स, ये सोशलिस्ट गांधीयन प्रिंसिपल्स। और आर्टिकल 43 गांधीयन प्रिंसिपल को क्या डील करता है कि कॉटेज इंडस्ट्री, जितनी भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज में जी हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 46 जो गांधीयन प्रिंसिपल था कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी किसी पास नहीं होना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्राइव्ड क्लासेस के साथ उनको भी प्रमोट करना चाहिए उसके लिए। और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी प्रमोट करना चाहिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, और प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से। 4 पॉइंट है फ्रेंड्स, आर्टिकल 47 डील करता है कि ये प्रोहिबिट करता है कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स। जो गांधी इसका ड्रीम्स था कि इंटॉक्सिकेंट जितनी भी नशे वाली चीज़ें हैं, ड्रिंक्स हैं, गांधी इनको बैन चाहते थे, इनको प्रमोशन नहीं चाहते थे। आर्टिकल 47 में डील करते हैं ड्रग्स जो यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है इसका वायलेट होता है, और यंगस्टर्स की लाइफ के लिए काफ़ी डिस्टैंडर्डाइज हो जाता है। यह हेल्थ इंजर्ड भी करता है और हेल्थ को अनहेल्थ में कन्वर्ट करता है। ये ड्रीम था गांधी जी का। और लास्ट ड्रीम गांधी जी का आर्टिकल 48 में डिफाइन है कि टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves and other milk and draught cattle and to improve their breeds। This is also the dreams of Gandhi, which falls in Article 42, that is known as the Gandhian principles। And the third principle is the liberal intellectual principles। What is the liberal and intellectual principles? that principle क्या है? वो इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए देश के अंदर। और वो क्या थे? इसमें कुछ आर्टिकल्स में इनको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है थ्रू आउट द कंट्री में, ये सिक्योर करता है ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री को, एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अवेलेबल देयर। एंड ऑल्सो टुडे demand of the people of the society and the nations demanding from the uniform civil code, and present government is also promised with the country to amend or bring very soon the uniform civil code article 44 in the country। So next है to provide early childhood care, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 year। आर्टिकल 45 डील करता है। और आर्टिकल 48 क्या कहता है कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है जो उनको मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आर्टिकल 48 डील करता है। आर्टिकल 48A डील करता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, वातावरण को और फॉरेस्ट्स को सेफगार्ड करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना चाहिए, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये आर्टिकल 48A डील करता है। आर्टिकल 49 ये लिबरल प्रिंसिपल्स है, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, जो क्या डील करता है कि हमें अपने मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, ऑफ आर्टिस्टिक हैं या हिस्टोरिक इंटरेस्ट जितने भी हैं, वो जो डिक्लेयर करते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस को, और हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल 50 डील करता है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल 50 डील करता है, ये भी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। और लास्ट इज द आर्टिकल 51 जो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, और मेंटेन करता है हॉनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस को,
और टू फॉस्टर करता है रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को। और क्या इनकरेज करता है? सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को। और कहाँ से? बाय द आर्बिट्रेशंस। ये आर्टिकल 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डील्स करता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स एंड मेन पॉइंट ऑफ बोथ ये इंपॉर्टेंट्स। 1976 में एक अमेंडमेंट हुई थी फ्रेंड्स, 42nd अमेंडमेंट जिसको कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें कुछ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ओरिजिनल किया गया था। और क्या ओरिजिनेट हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी, ये 4 अमेंडमेंट्स किए गए थे। वो क्या थे? आर्टिकल 39 जिसमें कहा गया था कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये आर्टिकल 39A में टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन 39 आर्टिकल में और आर्टिकल 39A में टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। टू प्रोवाइड लीगल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इट इज amended in 1976, 42nd amendment, article 39A. एंड द नेक्स्ट इज 43 आर्टिकल ए। आर्टिकल 43A में क्या डिफाइन किया गया था, क्या रखा गया था? टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A। एंड लास्ट पॉइंट रखा गया था टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48A। ये 4 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट में हुए थे 1976 में। इसको हम न्यू डायरेक्टिव पॉलिसीज भी न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। 44th अमेंडमेंट 1978 में ऐड हुआ और एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड हुई जो रिक्वायर्स थी स्टेट के लिए, और वो मिनिमाइज करती है इनइक्वालिटीज़ इन इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में और अपॉर्चुनिटीज़ में। और ये आर्टिकल 38 से डील करता है। इसको अगेन 86th अमेंडमेंट किया गया 2002 में, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज दैट कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। और वो क्या थी? इसको चेंज किया गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 में, और मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। क्या किया गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। और ये अमेंडेड क्या किया गया कि इसको डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन initial they complete the age of 6 years. Initial the age complete initial the complete the initial until they complete the age of 6 years। बस इतना ही रख लीजिए। तो ये उस टाइम अमेंडमेंट हुआ 86th अमेंडमेंट 2002 में। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को बनाया गया, और आर्टिकल 45 सब्जेक्ट मैटर बनाया गया, और ये 86th अमेंडमेंट 2002 में डील की गई। बाकी 44th अमेंडमेंट 1978 में हो गई थी। वो किस में, उसमें क्या क्या उसमें हुई थी? उसमें स्टेट को ये लगा कि उसमें इनइक्वालिटीज़ जो इनकम बेस पे होती हैं, स्टेटस बेस पे होती हैं, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ बेस पे होती हैं, आर्टिकल 38 में जो डील करती हैं उनमें उनको अमेंड किया गया कि कोई भी ऐसा इनइक्वालिटीज़ अब नहीं होंगी। ये एक डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ बना दिया गया और इसको आर्टिकल 38 में रखा गया। सो फ्रेंड्स, today lecture is over. So that principle of state policies lecture is over, and I request you, all of you, with my dears competitive examine preparations pupils, who those people who are preparing for any competitive examinations, including civil services examinations, especially particularly UPSC and PSC candidate, and including other competitive examinations. Please, those people who are watching my videos, and please understand and concentrate the all materials which I had delivered specially for you. Share
like and describe the channels and videos. So I shall be thankful to you, and tomorrow I will meet you special and new materials with new lectures. So thank you very much, friends, and Jai Hind. Meet you tomorrow.